देखो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे वेरिएशन कंप्लीट हो गए, है ना। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, उसके 4-5 मेथड्स हो गए, है ना। अब अपन nth ऑर्डर की रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स समझते हैं। उसके लिए अपन रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं, या हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ग्राफ कैसे होते हैं वो समझते हैं, यानी काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। देखो nth ऑर्डर रिएक्शन या आपको दे दे फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, सिक्स्थ ऑर्डर की, 10th ऑर्डर की, है ना, होती नहीं है जनरली, पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दे दे तो आप इन फॉर्मूले से काम कर पाओगे, ठीक है। तो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन अपन समझते हैं। तो टॉपिक डालो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स में अपन देखो हाफ लाइफ और जो रेट कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला, उसके ग्राफ, यही चीज समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं ना, वैसा फॉर्मूला। देखो ये होगा 1/80। अब 80 क्या है, किसी t टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर n-1 इज इक्वल टू 1/A0। A0 क्या है, किसी टाइम जीरो पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर में n-1 प्लस होगा n-1 इंटू KT। अब यहां से K कांस्टेंट निकाल सकते हो। n यहां पे देखो n आपको रखना है, 1 और 2 नहीं रखना है, फर्स्ट ऑर्डर या मतलब 0 और 1 नहीं रखना है, आप 2 से शुरू कर सकते हैं, n 2 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 0 नहीं होगा n और n 1 नहीं होगा। देखो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बता रखी है ना तुम्हारे को इक्वेशंस, वो मत लगाओ, सेकंड ऑर्डर से लेके आगे चलते जाओ, ये ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसमें n बराबर 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगी, n बराबर 3 रखोगे थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाएगी, n बराबर 4 रखोगे फोर्थ ऑर्डर के लिए आ जाएगी, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ भी आता है कई बार, वैसे तो इसके आने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ठीक है। ग्राफ आपका पूछा जाता है 1/80 में, और आपका टाइम में 80 की पावर n-1 है, आपका यहां पे रहेगा टाइम। अब मैं क्या करूं, y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करूं तो क्या आ जाएगा, देखो इसको y माना, ये आपका c हो गया और ये mx, x पे क्या ले रखा है मैंने, टाइम ले रखा है x पे, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। स्लोप n-1 है और पॉजिटिव में है, तो आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव स्लोप है, ये c क्या है, इंटरसेप्ट, तो मान लो कुछ इंटरसेप्ट होगा, ये इंटरसेप्ट है आपका 1/A0 की पावर n-1, ये c आ गया आपका इंटरसेप्ट। स्लोप n-1 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग बना दो, ये स्लोप हो गई इसकी, ये स्लोप है n-1, सही बना देता हूं, गहरा, ठीक है, ये बात है। तो ऐसा ग्राफ कर लोगे आप, समझ में आई चीजें। अरे ग्राफ भी भाई इक्वेशन से ही बनते हैं, ग्राफ ऐसे थोड़े याद थोड़े रखना होता है इन ग्राफ्स को, जो याद रख रहा है वही रख ले, पर ये ग्राफ इक्वेशन याद है ना, उससे ही ग्राफ बनाना सीखो। y बराबर mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन हर जगह फिजिक्स में बेसिक मैथ पहला चैप्टर होता है, उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं y बराबर mx प्लस c से, है ना, तो वो तो सीखा होगा, है ना, तो उससे बनाते हैं। अब देखो ये चीज होगी काइनेटिक्स के बारे में होगी। अब मैं हाफ लाइफ के बारे में भी बात कर लूं, हाफ लाइफ, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के बारे में तो एक बार पहले भी बता चुका, कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं टी हाफ, यानी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/1 जो है आपका यहाँ पे A0 आ जाएगा, A0 जो ये ले रखा था ना अपन ने, वो 1/A0 की पावर n-1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे 80 क्या है, किसी t टाइम पे
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नोट क्या है, ए नोट है किसी जीरो टाइम पे, मतलब किसी क्या जीरो टाइम पे, टाइम इनिशियल टाइम पे, ऐसे बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ए नोट। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे अपन देखो एन की वैल्यू कुछ भी रख ले तू, एन की वैल्यू जीरो भी रख सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकता है, पर ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ, इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में आपको इसकी एन की वैल्यू 2 से ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, 2 या 2 से ज्यादा। क्यों? सर जीरो ऑर्डर का ग्राफ बता चुका, फर्स्ट ऑर्डर का बता चुका, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर में। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अपन, टी हाफ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1, तो ये 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ बन गया। ये तो है ये वाला पोर्शन तुम्हारा। अगर n बराबर तुम जीरो रखोगे, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड, ए नोट पे कैसे डिपेंड करती है, और फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो जो ए नोट है यानी ए नोट कंसंट्रेशन उस पर कैसे डिपेंड करती है, वो चीज देखो। देखो जीरो ऑर्डर के लिए तो चल जाएगा काम तुम्हारा कि वो डायरेक्टली, मतलब टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k, यानी ए नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा हो गया, ठीक है सर। ए नोट का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान रखना, टी हाफ अपॉन, ये ए नोट का ग्राफ है, 1 अपॉन ए नोट का नहीं है, ध्यान रख लेना, ये जीरो ऑर्डर की चीज बता रहा हूं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर, अरे दोबारा बता रहा हूं, ये 3-4 बार बता चुका मैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ, हाफ लाइफ क्या होती है, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही तो होती है। तो इसके लिए अगर मैं बनाना चाहूं टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ग्राफ, तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए नोट आ रहा है क्या कहीं रिएक्शन में, नहीं आ रहा ना, तो ये बात हो गई। आपको ये ग्राफ 2 या 2 से ज्यादा की ऑर्डर आ जाए तब टी हाफ और 1 अपॉन ए नोट में चलाना है, ठीक है, ये n-1 है। तो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर इतना सा याद रखना भाई, और कुछ आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं दे रखा है ये चीजें, है ना, जेईई मेंस में पूछा हुआ है एक बार तो इसलिए करवा दिया, जनरली आता नहीं है इसमें। अरे इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछने की और जगह दूसरी है यार, देखो ग्राफ पूछ सकता है तुम्हारे को, कल जो बताया था कि जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करवाए थे, गैसियस फॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया एक, है ना, एक वो टेबल देके फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में आपको रेट देके और कंसंट्रेशन देके ऑर्डर पूछ सकता है, बहुत से टाइप हो गए क्वेश्चन के ना, तो जनरली पर याद रख लो एक बार भाई, 2 से ज्यादा ऑर्डर के लिए, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर के लिए ये चीजें है, क्लियर बात, ओके। तो ये आप नोट कर लो। अब इस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर होगी, ये नोट करो इसको। हो गई ये चीजें। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टॉपिक डालो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये काइनेटिक्स तो कंप्लीट हो गई ना तुम्हारी इनकी, अब तो सिंपल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बची है, और आरएनएस कॉन्सेप्ट, कोलिजन थ्योरी, बस हो जाएगा अभी ये। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपन देखते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको
कौन स्पीड कर सकता है, मतलब कौन स्लो कर सकता है, कौन फास्ट कर सकता है, वही तो फैक्टर्स होंगे, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अगर देखो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, मैं लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अपन इक्वल टू लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, यही तो है। तो एन की वैल्यू, तो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जीरो है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन बराबर वन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा हो सकता है। अगर एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू वन है, यानी एन अगर जीरो नहीं है, जीरो होगी, देखो जीरो कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती जीरो ऑर्डर की, एक है फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शन है, उसके लिए मैं बोलूं तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मैं बोलूं कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एन बराबर जीरो है तो ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख लो, ROR does not depend on concentration। n बराबर जीरो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये चीज हो गई कंसंट्रेशन पे। कैसे नहीं, अरे भाई किसी की भी पावर जीरो का मतलब वन हो जाएगा, ये देख रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन तुम्हारा था, उसकी पावर जीरो हो गई, तो ये तो खत्म ही हो गया ना, कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब वन हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, के पे, बस डायरेक्ट के बराबर हो गई, है ना। हाँ ठीक है सर। दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं, सेकंड है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, जैसे कोई रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है या कोई रिएक्टेंट सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड है ना, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा तो। अगर सिंपल रिएक्टेंट है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ में आई चीजें। कॉम्प्लेक्स की स्पीड कम क्यों होगी भाई, कॉम्प्लेक्स है तो उसको बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे रिएक्शन करने के लिए, तो भाई साहब वो स्पीड तो अपने आप धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहां पे बता सकता हूं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अपन बोले कि फॉर या इफ, ऐसे लिख लो, इफ रिएक्टेंट इज कॉम्प्लेक्स, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको यहां पे अगर कॉम्प्लेक्स है तो भाई साहब उसमें बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, मोर बॉन्ड्स नीड टू ब्रोकन, ये बात है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा रिएक्टेंट सिंपल है, रिएक्टेंट सिंपल हो गया, अगर सिंपल रिएक्टेंट है तो क्या होगा सर, सिंपल रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सर अब ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बताओ, जैसे डी और एफ ब्लॉक में आप MnO4 माइनस की रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, किसके साथ, ऑक्जेलेट आयन के साथ, आयरन के साथ, है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे बता देता हूं, इसके नीचे यहां पे देखना ना, यहां पे बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं MnO4 माइनस की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाता हूं, आपका रिएक्टेंट मैं ले लेता हूं, जैसे कॉम्प्लेक्स वाला ले लो, जैसे ऑक्जेलेट ले लो C2O4 2 माइनस, तो ये क्या करेगा C2O4 2 माइनस, रेडॉक्स में क्या बताया था तुम्हारे को, खुद तो C2O4 2 माइनस खुद क्या हो जाएगा CO2 में कन्वर्ट, और MnO4 माइनस है तो इसको कन्वर्ट कर देगा Mn2 प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा Mn2 प्लस प्लस वाटर बनेगा,
और ऑक्जेलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक की इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो रिएक्शन होगी। अगर मैं ऐसा बात कर लूं इसी के साथ MnO4- के साथ में एसिडिक मीडियम में अगर आयरन 2+ की रिएक्शन करवाऊं, तो आयरन 2+ भाई खुद तो ऑक्सीडाइज होगा आयरन, इसको रिड्यूस कर देगा, तो इसको रिड्यूस करेगा तो Mn2+ में कन्वर्ट कर देगा, साथ में वाटर तो बन रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, ये बात हो गई। तो यहां पे देखो आयरन तो एक सिंपल रिएक्टेंट है ना, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बात, इतनी चीजें समझ में आई। ओके, नेक्स्ट है आपका, 2 हो गए। तीसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट देखो, अगर कोई गैसियस फॉर्म में होगा भाई, तुम ही समझो यार, अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट है तो भाई कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन जल्दी करेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट अगर गैसियस फेज में है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। मैं ये ऑर्डर देख रहा हूं किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अगर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है उससे कम होगी रिएक्टेंट सॉलिड वाला। वैसे भी आप, अरे नॉर्मल सिंपल सी चीज यार, कोई सॉलिड चीज है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी बजाय गैस और लिक्विड के। गैस की सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल की साइज पे भी डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई महीन पार्टिकल है, बिल्कुल चुर्रा है ना, बिल्कुल बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे, और एक बड़ा पार्टिकल है, तो बताओ छोटे पार्टिकल्स की रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट मैं लिख सकता हूं आपका पार्टिकल साइज। फोर्थ पॉइंट पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पार्टिकल साइज, भाई देखो, अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मैं ऐसे बोल सकता हूं स्मॉल पार्टिकल्स अगर पार्टिकल्स छोटे हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। समझ में आई बात, यानी ऐसा रिलेशन बना सकता हूं क्या कि पार्टिकल साइज बड़ी है तो सरफेस एरिया कम होगा, यानी सरफेस एरिया इनवर्सली, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। समझ रहे हो, पार्टिकल छोटा है, पार्टिकल साइज कम है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर बात, तो ये चीज हो गई आपकी। अब रेडिएशन के बारे में देखते हैं, पहले इसको नोट करो, है ना। नेक्स्ट फैक्टर है रेडिएशन या लाइट। अब ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती है वो तो लाइट पे उसकी तो रेट डिपेंड करेगी, और जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट ही नहीं है उनकी तो रेट ऑफ रिएक्शन लाइट पे डिपेंड ही नहीं करेगी, है ना। तो जनरली ज्यादातर रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करती है तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को लाइट अफेक्ट ही नहीं करेगी। जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट होती है, यानी लाइट होगी तो वो रिएक्शन होगी,
वो उन रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइट की बात करें तो जैसे फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शंस होती है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है वो लाइट पे डिपेंडेंट होती है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस में। अरे मीजोफिल सेल्स है आपकी, जो प्लांट है, प्लांट की मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है मीजोफिल में, उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी और कुछ और पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है, और क्लोरोफिल बी, सी और जेंटोफिल वगैरह, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, ये जो और पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते हैं। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेंगे, ये लाइट को करेंगे एब्जॉर्ब और क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर को देंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए उस रिएक्शन, उस एनर्जी को लेके अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तब आप देखोगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट वाली रिएक्शन, फोटो सिस्टम सेकेंड यानी PS1 PS2 होगा। ठीक है, P700 P600 80 नैनोमीटर पे काम होता है ना, 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर, ये पढ़ा होगा ना बोटनी में, फोटोसिंथेसिस में। तो वो रिएक्शन कैसे हो रही है, वो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था तुम्हारा, जो भी क्लोरोफिल ए के अलावा सारे मॉलिक्यूल्स, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं, तब वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, लाइट पे। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट अपन ने जो H2 और Cl2 की लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ाया था। तो ये रिएक्शन क्या होती है, ये भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो इसकी भी रेट क्या करेगी, जो है लाइट पे डिपेंड करेगी। तो ये लाइट डिपेंडेंट की चीजें होगी आपकी, है ना। तो आपका फिफ्थ फैक्टर हो गया। सिक्स्थ फैक्टर अपन बात करें प्रेशर और कंसंट्रेशन। प्रेशर और कंसंट्रेशन ही तो पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो वो तो पढ़ा चुका सारा चैप्टर, अब से पहले के सारे लेक्चर्स उसी पे तो है, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना, बेस्ड। ठीक है सर, प्रेशर पे बेस्ड बताया नहीं था कि प्रेशर, भाई कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर भी लिख सकते हो। जीरो ऑर्डर को छोड़ के आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, वो चीज भी बता दी आपको। टेम्परेचर की बात करें, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n रख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ में, तो के भी तो बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ में। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टेम्परेचर। या मैं बोल दूं, अब देखो मैं ROR को कैसे लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर, जो भी है n, जो भी ऑर्डर है वो लिख ले। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। के क्या है, यहां पे रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ओके सर, इतनी बात पता है, चलो ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने में बढ़ेगी, अरे ये टेम्परेचर भी तो लिख दूं यहाँ पे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, तो के भी तो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ऐसा भी लिख सकता हूं। समझ में आई बात? ओके, मतलब भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, यही तो बात बोल रहा हूं। ये रिएक्शन देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन के, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है के, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भी तो बढ़ेगा, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे कर दो। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अगर आप जनरली टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स हो जाती है, जनरली 2 टाइम्स बोला जाता है। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होता है बताओ? 2 से 3 टाइम्स, जनरली 2 टाइम्स बोला जाता है ना। तो पॉइंट लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज by
10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल या 2 से 3 टाइम्स बोल सकते हैं ना, डबल या ट्रिपल, 2 या 3 टाइम्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से क्वेश्चन होंगे भाई, ध्यान रखना। PYQ आया हुआ है बहुत बार, इस लाइन को याद रखना। टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री से, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, यानी डबल या ट्रिपल, जनरली डबल बोला जाता है, ओके। अगर मैं एक रेट कांस्टेंट की बात करूं या टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर लूं, एक बार टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। म्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट। म्यू क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये कैसे लिखा जाता है? रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे T प्लस यानी टाइम 10 डिग्री बढ़ाने पर बटा रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, यानी अगर रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेस्ट कांस्टेंट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, दुगना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2K1 अपॉन K2, ऐसा हो सकता है ना। म्यू क्या है? म्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर की बात हो गई। चलो क्वेश्चन भी दे रखा है ना, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर इज राइज 10 डिग्री टू 100 डिग्री, यानी 10 से 100 किया। अब देखो 10 डिग्री इंक्रीज करने पर ही डबल हो जाती है, तो 10 से 100 किया मतलब 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया अपन ने, तो कितना होगा वो बताना है ना। देन रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज बाय, अब देखो 10 से कितना कर दिया, देखो सोल्व करते हैं इसको। मैंने क्या किया, 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दिया, यानी 90 डिग्री बढ़ा दिया ना, 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया। 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल होता है, 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल होता है, तो 90 डिग्री यानी 2 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बढ़ा दिया ना अपन ने, तो 9 बार बाई 10 1, फिर 10 2, 10 3 बार, है ना, 10 4 बार, ऐसे 90 बार, 90 तक करेंगे, 9 बार बढ़ा तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 तो 512 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कौन? रेट कांस्टेंट, ठीक है। बट फॉर्मूले से मत करना इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे क्या है। 10 डिग्री बढ़ाने पर दुगना होता है, 10 डिग्री बढ़ाने पर दुगना होता है, तो 90 डिग्री बढ़ाने पर कितना होगा भाई? 10 डिग्री बढ़ाने पर दुगना, फिर आप क्या करोगे 10 और बढ़ा दोगे, 20 डिग्री करोगे, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना, फिर पावर 3, मतलब 3 गुना नहीं, पावर 3, फिर पावर 4, फिर पावर 5, पावर 6, ऐसे हो जाएगा। और 90 डिग्री तक बढ़ाओगे तो पावर 9 हो जाएगी, 2 की पावर। समझ रहे हो? नहीं समझे? अरे भाई 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगी? डबल होगी, ठीक है। अगर 90 तक बढ़ाया मैंने तो कितना होगा भाई? 10 में डबल, ठीक है। फिर ऐसे गिनते जाओ 1 10 20 30 40 50, 9 बार हो गए ना, तो 2 की पावर 9, समझ रहा है? तो ये हो जाएगा 512 टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये नोट कर लो आप। हो गया नोट। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी ले लें। तो नेक्स्ट अपन देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है? वो मिनिमम एनर्जी, रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, यानी मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। मिनिमम एनर्जी है रिएक्टेंट की जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये 8th पॉइंट है आपका फैक्टर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो, इसकी डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट so that it can convert into product।
चलो देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी है रिएक्टेंट की सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो, यानी रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी, रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अभी देखो समझाता हूं, मान लो मैं एनर्जी में, और ये देखो ग्राफ से समझाऊंगा इसको, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, ये एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां पे मान लो इस एनर्जी पे रिएक्टेंट है। अब वो क्या करेगा, एक बैरियर होगा, एनर्जी बैरियर, उसको पार करेगा और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो उसको ये एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये जो एनर्जी बैरियर है ना, यहां तक जाना ही पड़ेगा, और यही है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, है मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो दैट इट कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए रिएक्टेंट के पास, यहां तक देखो, इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है भाई। रिएक्टेंट इतनी एनर्जी, मान लो कुछ एनर्जी और दी, अपन अभी पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स वगैरह का रोल, तो इतनी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दोगे तब वो, ठीक है, इतनी बात की है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। अब इसमें देखो एक चीज और समझा देता हूं, ये रिएक्टेंट है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी भी इसके साथ में समझा दूं क्या, देखो है, चलो एक्टिवेशन एनर्जी की एक बार डेफिनेशन लिख लो, इसके साथ इसी ग्राफ से इसको भी, एक्टिवेशन एनर्जी को भी अपन प्लॉट कर लेंगे, है ना। यहां पे लिखता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी given to reactant so that its energy becomes equal to threshold, energy and can be converted into product। दिख रहा है ना, ये नीचे लिख रहा है जो, ठीक है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को दी गई एनर्जी, ताकि वो एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है इसके बराबर हो जाए। इस रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दी जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए, आपने इतनी एनर्जी दी, तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे बोल देता हूं मैं EAF, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड आगे रिएक्शन करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, समझ रहे हो बात, ओके। अब देखो यहां से लेके ये प्रोडक्ट बन गया, देखो यहां से लेके ये बना आपका प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। लिख दूं यहां पे, इसको लिख दूं, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और EAF क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके सर। अब इन दोनों एनर्जीज के बीच में जो गैप मिल रहा है ना आपको, देखो यहां से तो ये, और ये देखो प्रोडक्ट वाली ये, तो ये जो बीच में गैप है ना, इसे बोलते हैं डेल्टा H, ठीक है। जो भी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, उसे ऐसे लिख सकते हो आप,
ये जो एनर्जी चेंज है इसे क्या लिखोगे आप, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। यही तो भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड की। क्लियर बात? ओके सर। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक, वो वाला कॉन्सेप्ट भी बताओ सर। तो उस चीज की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे देखो, अगर मैं सिंपल दो कंडीशन लगाता हूं, यहां पे देखो कंडीशन, यहां पे देखना, अभी लिख रहा हूं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड से ज्यादा हो जाए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी देखो इस फॉर्मूले में चेक करो, यहां पे यही तो फॉर्मूला है आपका। अगर इसकी ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, माइनस है, तो ये डेल्टा एच किस में हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा ना। ये ज्यादा होगा, ये कम है, इसमें से ये घट रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस वाला ये टर्म ज्यादा हो गया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज्यादा होगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। बस यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, जेई में भी आया हुआ, नीट में भी आया हुआ है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो बैकवर्ड से, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से, तो क्या होगा भाई, फॉरवर्ड की ज्यादा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगी तो कितना ही घटा लो, माइनस, ये वाला कम है, माइनस वाला कम है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो डेल्टा एच क्या रहेगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव है, एनर्जी चेंज पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब यहां से भी समझ सकते हो कैसे, अगर देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, यानी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब ही एनर्जी रिलीज है, रिलीजेस, एनर्जी रिलीजेस। और एंडो का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, समझ में? अरे तुम ये भी तो देखो, देखो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से कम एनर्जी है प्रोडक्ट की, मतलब देखो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इसकी एनर्जी मान लो 50 है, 50 जूल है, इसकी 40 ही बनी, तो भाई 10 रिलीज हुई होगी। समझ रहे हो बात? एनर्जी का ही तो ये पैरामीटर एनर्जी का ही तो है, दिखता नहीं है, ये एनर्जी देख, इसकी एनर्जी कम है, नीचे है तो एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ऊपर, तो मतलब एनर्जी ज्यादा से कम प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट की है, तो कुछ रिलीज हुई होगी। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है, मान लो इसकी है 50 और इसकी 70 हो जाए, तो भाई कुछ एब्जॉर्ब करके आया होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी इसने। समझ रहे हो? हाँ, तो ये बात है। अब उसके हिसाब से आप बना सकते हो, एनर्जी रिलीज करनी है, प्रोडक्ट नीचे हो जाएगा रिएक्टेंट से, एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी है तो ये ऊपर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर बना दोगे। ठीक है, ये नोट कर लिया, दोबारा एक बार बता ही देता हूं, है ना। देखो एक बार कैसे कैसे कंडीशन हो सकती है, देखो ये है आपका रिएक्टेंट, ये एनर्जी है, एनर्जी की बात कर रहा हूं। रुको, ये बन रहा है प्रोडक्ट, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या ले सकता हूं, देखो वही एनर्जी और इसका डायग्राम बनाता हूं। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट बना, यहां पे ही एनर्जी रहेगी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब देखो किसमें एनर्जी रिलीज हुई, किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यहां पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो यहां पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। भाई ये देख, एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच क्या है
आपका नेगेटिव, समझ रहे हो। यहां पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी देखो प्रोडक्ट की ज्यादा है। वाई एक्सिस पे देखो ना, प्रोडक्ट यहां पे है, रिएक्टेंट यहां पे है, तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा का मतलब कुछ ना कुछ तो उसने एब्जॉर्ब किया होगा एनर्जी, तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी, करो इसको नोट, करो 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 नोट करो। आया हुआ है जेईई मेंस में, आया हुआ क्वेश्चन, ये कर लिया क्या, मिटा दो इसको। अब इसी में आप देख लो कैटलिस्ट का इफेक्ट भी आ जाएगा, 9th पॉइंट लगा के देख लो, या इसी में लिख लेते हैं, है ना, इसी के साथ। चलो अलग से लिखवा देता हूं, देखो कैटलिस्ट इफेक्ट। अब कैटलिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे अपन, है ना, पॉजिटिव काम कर रहा है उसकी, पॉजिटिव की, है ना। तो मान लो कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी इसकी, बिना कोई कैटलिस्ट डाले, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, तो भाई साहब ये रिएक्टेंट है ना, इसकी एनर्जी, ये देखो प्रोडक्ट ये है विथ कैटलिस्ट। अब देखो इसमें बताता हूं क्या होता है विथ कैटलिस्ट। क्या हुआ, अगर कैटलिस्ट डाला मैंने, कैटलिस्ट डालने पर क्या हो गया भाई साहब, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ना, एक्टिवेशन एनर्जी ये चेंज हो गई। चेंज कैसे हुई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। देखो रेड वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और ब्लैक वाले जो विदाउट कैटलिस्ट है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। भाई एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर है, इतनी एनर्जी होगी रिएक्टेंट के पास तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, पर कैटलिस्ट डालते वो उस एनर्जी गैप को कम कर देता है। भाई इससे कम एनर्जी पे भी चल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये चीज होगी। अब आपको आरएनएस इक्वेशन के बारे में बताता हूं, इसको नोट कर लो, है ना। कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालेगा भाई, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है ना। हो गया क्लियर, हटा दो। अब आरएनएस जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं, है ना। आरएनएस इक्वेशन एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। आरएनएस इक्वेशन टेम्परेचर, है ना, और रेट कांस्टेंट के, और एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों के बीच में रिलेशन को बताएगा। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन होती क्या है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो लिखो लिखो आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ना, इससे नीट में देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये इक्वेशन किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये जो इक्वेशन है वो रिलेशन बताएगा, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड के आपका रेट कांस्टेंट है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो सर आरएनएस इक्वेशन होती क्या है, आरएनएस इक्वेशन होती के इज इक्वल टू ए ई की पावर
माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहां पे सर के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, यहां पे लिख के बता देता हूं, के है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, या आरएनएस फैक्टर भी बोल देते हैं कई लोग इसको, है ना। और ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर, केल्विन में रखना है। ओके सर, देखो एक टाइप आता है इसका कि इसमें ग्राफ भी प्लॉट करवाया जाता है एलएन के में, तो इसका लॉग लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखो लॉग करते हैं, इसका नेचुरल लॉग करते हैं, एलएन कर देते हैं, नेचुरल लॉग एलएन के इज इक्वल टू एलएन ए। देखो ए और ई दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, लॉग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो एलएन ई। अब एक चीज देखो, आपको एक लॉग का फैक्टर पता होगा, लॉग का रूल, कि एलएन ई की पावर एक्स करता हूं तो वो क्या आ जाता है, एक्स ही आपको देता है। ई की पावर एक्स का लॉग करेंगे तो एक्स मिलता है। अब एक्स चाहे यहां पे माइनस हो तो आगे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस ये अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो यहां पे अगर ग्राफ प्लॉट करना हो एलएन के और टेम्परेचर, 1 अपॉन टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करवाया जाता है, क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे प्लॉट करके बता देता हूं मैं आपको, इधर कर लेते हैं, 1 अपॉन टी में और एलएन के में ग्राफ प्लॉट करके बताओ कैसे करोगे। देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से तुलना कर लो, 1 अपॉन टी तो x हो जाएगा, तो स्लोप m क्या आ गई, यहां पे m आ गया माइनस ई अपॉन आर, ठीक है, स्लोप आ गया, c इंटरसेप्ट आ गया ln a, ठीक है, y पे ln k। तो देखो इंटरसेप्ट कुछ रहेगा, स्लोप क्या है, नेगेटिव माइनस में है ना, तो ग्राफ डिक्लाइन होगा, ठीक है सर, डिक्लाइन ग्राफ। ये जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट क्या था, सी क्या होता है इंटरसेप्ट, ln a हो जाएगा, ln a, ठीक है सर। स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन गैस कांस्टेंट। तो ये ग्राफ भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ना। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पर के बढ़ेगा, ये तो तुम्हारे को पहले रेट ऑफ रिएक्शन से ही बता दिया था मैंने, है ना। टेम्परेचर और के में ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ जाएगा सीधी रेखा में, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसमें, इसी इक्वेशन से लॉग की वैल्यू में पूछा जाता है, और वो आपको दो डाटा देगा, दो इक्वेशन के दो डाटा देगा, और फिर उसको कंपैरिजन करवा के K1 K2 ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे मैं बात करूं, यहां पे दो इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लिया क्या, देखो लॉग के वैल्यू के रूप में लिख दूं इसको, ln के है, लॉग 10 के बेस पे लिख दूं, 10 के बेस पे लिखूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग 10 के बेस पे k इक्वल टू लॉग 10 के बेस पे a माइनस ए अपॉन आर टी। अब देखो यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों का जो है यहां पे बटे में रख दूं, वही बात है, 2.303 RT, ये लो, क्लियर बात, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन की दो इक्वेशन बनाते हैं अपन, देखो कैसे, मैं दो टाइप से log K1 कर देता हूं 10 के बेस पे, log A माइनस ए अपॉन 2.303 RT1, किसी T1 टेम्परेचर पे K1 कांस्टेंट है, ए तो सेम रहेगा ना, हाँ, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ए अपॉन 2.303 RT2। ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं दूसरी इक्वेशन में से ऐसे कर दूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन दो में से एक घटा दूं तो क्या आएगा बताओ।
देखो आपको एक log की एक वैल्यू आपको पता होगी ना, ये कि log a माइनस log b, इसको क्या लिख सकता हूं, log माइनस है तो a बटा b, ये लिख सकता हूं ना भाई। log a माइनस b को, ये log टेबल सारी दोबारा पढ़ानी पड़ रही है मेरे को इस चक्कर में। log की प्रॉपर्टीज आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स में शुरुआत में, ये प्रॉपर्टी भाई। log a माइनस b को क्या लिख सकते, log a माइनस log b को क्या लिख सकता हूं, log a बटा b लिख सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस b, log k2 माइनस log k1 को क्या लिख सकता हूं, log k2 बटा k1। समझ रहा है बात? अरे यहां पे यही तो आएगा, log k2 माइनस log k1। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log k2 बटा k1, ऐसे ही तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, देखो इधर लिखता हूं मैं इसको, इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूं, ये तो बना लिया होगा, मिटा दो इसको, ओके। इक्वेशन 2 माइनस 1, दो में से एक को माइनस करना है, यानी log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू तुम्हारा, देखो 2 माइनस 1 करना है ना, log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT2, ये माइनस करना है तुम्हारे को log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT1। अब देखो ये माइनस यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो T1 आगे आ जाएगा, T2 माइनस में है, T2 ये पीछे रह जाएगा। और log k2 बटा k1 को क्या लिख सकते हैं आप, log k2 बटा log k2 माइनस log k1 को k2 बटा k1 इज इक्वल टू log a से log a कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में, log तो a तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपका ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से आप सारे इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन दे तो दोनों के, है ना, सिंपल। एक इक्वेशन हो तो सिंगल एक फॉर्मूले से कर लो, वरना दो दे तो इनसे कर सकते हो। वो टेम्परेचर देके आपको K1 K2 का रिलेशन पूछ सकता है, या K1 K2 देके टेम्परेचर का रिलेशन पूछ सकता है, इतना ही होता है ना। हाँ ये बात होगी। अब देखो मैंने जो इक्वेशन बताई है, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाए तब a और जो आपका रेट कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a और रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है बताओ, कौन सी इक्वेशन देखोगे आप, ये देख लो, या शुरू में जो आरएनएस कॉन्सेप्ट वाली इक्वेशन लिखी थी, यहां पे लिख के बताता हूं, वो इक्वेशन देखो, नोट करते रहो साथ साथ। कर लिया, इसको मिटा दो, देखो मैंने इक्वेशन बताई थी तुम्हारे को, k इज इक्वल टू a ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, यही तो बताया। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि जो k है वो एक एक कब कब बराबर हो सकता है। देखो अगर मैं इफ पहली कंडीशन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, किसी की भी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस जीरो, तो भाई किसी की भी पावर जीरो क्या हो जाती है, 1, तो यहां से हो जाएगा k इज इक्वल टू ए, k एक के बराबर हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी मैं क्या कर दूं, r के नीचे के t और था ना, यहां पे rt था ना, ई अपॉन आर टी पूरा लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दूं मैं, दूसरी कंडीशन ये दूं कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दूं मैं, इनफाइनाइट, यहां पे लिख लो इनफाइनाइट, तब क्या होगा बताओ, तब भी यही कंडीशन हो जाएगी, बताओ कैसे, देखो सोल्व करके देख लो, k बराबर a e की पावर, अब देखो माइनस में है ना, तो इसको नीचे लिख सकता हूं ना, a अपॉन e की पावर, प्लस में हो जाएगी e a अपॉन आर टी,
यहां पे मैंने क्या कर दिया, देखो ए अपॉन ई, ये तो सेम टू सेम आर इंटू एल्फा, और 1 अपॉन एल्फा क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एल्फा 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एल्फा 0, तो e की पावर 0 यानी a e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहां से k बराबर a आ जाएगा। ये दो कंडीशन है जहां पे k बराबर a हो जाता है, या तो t को इनफाइनाइट कर दो या एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दो, तब k बराबर a हो जाएगा। क्लियर बात, ओके सर, इसलिए बात हो गई। अब k बराबर a है तो j जो k की यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी, ध्यान रखना। h यहां पे लिख दे ही डालू, h k इज इक्वल टू a, ठीक है, इन डिफरेंट कंडीशन, सो यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, भाई दोनों बराबर है तो दोनों की यूनिट बराबर हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए बात करूं तो देखो k बराबर a यूनिट है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होगी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो लिख देता हूं ना, जीरो ऑर्डर के लिए k बराबर a है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो सेकंड इनवर्स में रहेगा, तो ये आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, k बराबर a है। और अगर मैं बात करूं तुम्हारी सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में क्या आ जाती है, यूनिट क्या होती है k की, जो है मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये बात हो गई। तो जो k की यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी, जब k बराबर a होगा तो, ध्यान रखना k बराबर a होगा तो, अदरवाइज किसी टेम्परेचर और टेम्परेचर दे रखा है ना, तो फिर देखो चीजें अलग हो रही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी R भी है, T भी है ना। हाँ, तो ये बात है, चलोगे, ठीक है। तो आर्हेनियस जो इक्वेशन है वो होगी, अब कोलिजन थ्योरी बची है वो करवा देते हैं, फिर टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। तो नोट करो इसको, अब देखो जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है कि आरएनएस कॉन्सेप्ट पे ही आपको पूछा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो पूछा है, और वो होता है k अपॉन ए, यानी रेट कांस्टेंट अपॉन प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है, ए को आरएनएस कांस्टेंट बोल दे या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब k अपॉन ए क्या होता है, k अपॉन ए किसके बराबर होता है, ये देखो यहां से इस इक्वेशन, ये आरएनएस कॉन्सेप्ट वाली इक्वेशन है आपकी, आरएनएस इक्वेशन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग है, आरएनएस इक्वेशन है ये, है ना। तो आरएनएस जो इक्वेशन है उससे क्या निकाल सकते हो, k अपॉन ए कैसे निकालोगे, k अपॉन ए कर दोगे, a को इधर लाओगे तो e की पावर माइनस ई ए अपॉन RT हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू k अपॉन a इज इक्वल टू e की पावर माइनस ई ए अपॉन RT। दोनों से अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर दे रखा हो और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दो, e की पावर माइनस ई अपॉन RT कर दो, या k और a दे रखा हो तो k बटा a कर दोगे, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछ ले तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाता है इसका, ठीक है, या ऐसे कर दो इक्वल टू e की पावर माइनस ई ए अपॉन RT इंटू 100, ठीक है, ये चीज होगी। और मेन चीज क्या है, आपको ये आरएनएस इक्वेशन है ना, ये याद होनी चाहिए, इसकी लॉग की सारी लॉग में प्रॉपर्टीज वगैरह वो सारे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो K1 K2 देके T1 T2 पूछेगा, या T1 T2 देके K1 K2 पूछेगा, या टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी देके K पूछेगा, ठीक है, या तुम्हारे को कैसे पूछ सकता है, यहां पे A पूछ सकता है K E A और RT देके। अब यार ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल थोड़े करवाऊंगा, है ना। हाँ,
तो या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है। अब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तब आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स K/A से निकालते हैं, है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीजें होगी आपके आरएनए इक्वेशन की। अब आते हैं अपन कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी में क्या है कि कोई मॉलिक्यूल कोलिजन कब कर रहा है, ठीक है, कोलिजन कब करेगा, उसका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखना चाहिए, ठीक है, उसमें कोलिजन भी होना चाहिए, ये चीजें हैं। तो कोलिजन थ्योरी की सबसे पहली बात कि रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ में अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो ही कोलिजन होगा। कोलाइड नहीं कर रहे, फिजिक्स वाला कोलिजन नहीं है, वो फिजिक्स वाला नहीं है, वो चीज अलग है। ये कोलाइड करेंगे तो ही कोलिजन होगा, कोलाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, टक्कर नहीं हो रही है, तो कोलिजन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ओनली दोज रिएक्टेंट हुज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। भाई जिन रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। वो सारी चीज बताई हुई है ना आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी बताया था, देखो दोबारा और बता देता हूं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी, यहां तक एनर्जी होनी चाहिए, ये एनर्जी तो आनी चाहिए इसके पास, यहां तक की ये जो एनर्जी है यहां तक आ रही है ना, ये एनर्जी, ये तुम्हारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी इस रिएक्टेंट के पास, तभी तो ये कन्वर्ट हो पाएगा प्रोडक्ट में, समझ रहे हो। तो यही बोला है कि ओनली दोज रिएक्टेंट हुज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऐसी मैक्सिमम, ये मिनिमम वो एनर्जी है जिससे ज्यादा एनर्जी मिलने पर, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जिससे ज्यादा एनर्जी मिलने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई इससे ज्यादा एनर्जी होगी तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब कोलिजन हो रहा है, ठीक है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है, कोलिजन सही तो बनेगा, ओके। तीसरी बात कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में बात करूं मैं, मान लो ये दोनों पेन है, ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे और एक को ऐसे बस ओनली टच ऐसे ऐसे करके ही निकाल दूं तो ये भाई ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा ना तभी कोलिजन होगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है इनका। अगर एक ऐसे आ रहा है, दूसरा यहां होके जा रहा है, कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। ये स्पेस में देखी जाएगी, ये तो मैंने 2D में बना दी, स्पेस में देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन, सोचो ना यार कि एक आ रहा है दूसरा आ रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए तभी कोलिजन होगा, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर भी बताऊं क्या, चलो ठीक है न्यूमेरिकल कर लेना इस पे। देखो ये होता है, इसका फॉर्मूला A बराबर P जेड। जेड क्या है, यहाँ पे जेड पूछा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए तो बताया रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। पी क्या है, पी है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है पी का डाटा आपको, है ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब पी, भाई इफेक्टिव कोलिजन की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो है पी। इफेक्टिव कोलिजन कितनी प्रोबेबिलिटी है इफेक्टिव कोलिजन होने की, वो है पी। इफेक्टिव कोलिजन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पी, ठीक है, ओके सर। यानी यहां पे लिख ही दूं क्या, ले प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और ए क्या है, ए है तुम्हारा आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब आपको ए अलग तरीके से भी निकलवा, जो आर्हेनियस कांस्टेंट है उससे, वो इक्वेशन है उससे निकाल सकते हो ए अगर नहीं दिया हुआ हो, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर दे रखा हो तो आप ए यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वही ए है वो यहां पे वाला, ठीक है, ओके क्लियर। तो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे इस पे, है ना, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस रख लेते हैं।
अब RNAS के तो क्वेश्चन बचे हो तुम्हारे, और सारे तो करवा दिए, अलग से रख देंगे है ना, करवा देंगे क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए ना भाई, इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलो कंप्लीट हो गई केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अब।